नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं 18 की पंचायत। तो कोरोना महामारी से जंग को मौके में बदलने के लिए, अवसर में बदलने के लिए पीएम मोदी का मंत्र और सीएम योगी का मॉडल अब रंग ला रहा है। देश के दूसरे राज्यों से 7 से 10 लाख फंसे मजदूरों को यूपी लाने का महा प्लान अब तैयार किया जा रहा है। कैसे अंजाम दिया जाएगा इस पूरे प्लान को, किस तरह की तैयारी हो रही है और इसके क्या क्या मायने हैं, आज पंचायत में करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आप देखिए यह रिपोर्ट। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे यूपी के करीब 7 से 10 लाख प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का महाप्लान तैयार हो चुका है। सीएम योगी ने राज्य के 75 जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन करने के लिए पूरी व्यवस्था तैयार की जाए। मसलन सभी जिलों में शेल्टर होम्स बनाए जाएं, शेल्टर होम्स में खाने पीने की व्यवस्था हो, टॉयलेट, पंखे, सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था हो। साथ ही क्वारंटीन के बाद 1000 रुपए के साथ राशन किट के साथ उन्हें घर भेजा जाए। हमारे प्रदेश के जो बाहर क्वारंटाइन में 14 दिन के क्वारंटाइन में जो हमारे कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनको जो है वापस चरणबद्ध रूप से लाने की व्यवस्था की जाए। क्वारंटाइन में अपने जनपद में ही एक सुदृढ़ और मजबूत व्यवस्था के तहत मेडिकल चेकअप कराने के बाद रखा जाएगा। इनके भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि इनको कोई कठिनाई किसी तरह की ना हो। सीएम योगी ने करीब 10 लाख मजदूरों के लिए प्रदेश के सभी जिलों में क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए निर्देश दिए। ये क्वारंटीन सेंटर स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, स्टेडियम, प्राइवेट होटल, बड़े मैदान, मैरिज हॉल, सरकारी पार्क में बनाए जा सकते हैं। दरअसल राजस्थान के कोटा से 6500 छात्रों को घर तक पहुंचाने के सफल ऑपरेशन के बाद सीएम योगी ने अब मजदूरों को घर लाने का महा ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका गणित कुछ इस तरह से हो सकता है। जैसे कोटा से 6500 छात्रों के लिए 2 दिन में 250 बसें लगी थीं। अब 10 लाख मजदूरों के लिए 38,461 बसें लगेंगी। अगर घर वापसी का लक्ष्य करीब 60 दिन का है तो 4000 बसों के साथ करीब 10 ट्रिप लग सकते हैं। साथ ही ट्रेन की भी मदद ली जा सकती है। इस पूरे महा ऑपरेशन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर वापसी होगी। यही नहीं, योगी सरकार ने 82 बसों के जरिए हरियाणा से 2224 लोगों को भी बुला लिया है, जिन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। योगी के महा ऑपरेशन के साथ विपक्ष भी है। उत्तर प्रदेश का गरीब मजदूर बहुत परेशान है। वो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका जैसे स्टेटों में फंसा हुआ है, तकलीफों में है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि उनको जल्दी से लाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की जाए। अगर बसों से लाया जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि दूरी बहुत है और लाखों की संख्या में है वो। दरअसल पीएम मोदी के आत्मनिर्भरता के मंत्र पर सीएम योगी ने सबसे तेज एक्शन लिया और प्रदेश के गांवों को अर्थव्यवस्था की नींव बनाने में जुट गए, जिसका नतीजा निकला कि देश के अलग अलग राज्यों में पलायन हुए मजदूरों को संजीवनी मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये ऑपरेशन जिसको योगी सरकार ने शुरू किया है, मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया है, इसको जब पूरा किया जाएगा, अंजाम दिया जाएगा, तो ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप में ऑपरेशन होगा। एक साथ 10 लाख के करीब लोगों को वापस लाना। मगर क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्या इसके मायने हैं, कैसे इन्हें अंजाम दिया जाएगा, आइए समझते हैं सारे पहलुओं को। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनीस अंसारी, पूर्व आईएएस ऑफिसर। इसी प्रोग्राम में अंसारी साहब ने 2 दिन पहले इस मुद्दे को उठाया था। अब सरकार ने इस महा अभियान को शुरू कर दिया है। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि क्या इसके मतलब है। डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर कंसल्टेंट, सर गंगाराम, लगातार हमें बता रहे हैं कोरोना के दौरान हमें कैसे कोरोना को मात देना है, उसके तरीके सिखा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। आज मैं समझूंगा कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। जगदीश शर्मा साहब कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आलोक अवस्थी साहब बीजेपी के प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। डॉक्टर अनीस अंसारी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, आपने क्यों उठाया था कि मजदूर को लाया जाए वापस, और जब अब लाए जाने का अभियान शुरू किया जा रहा है
तो हाउ टू मैनेज 10 लाख के करीब मजदूर हैं जिनको लाया जाना है। सर, मैं पिछले 1 महीने से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, बराबर ये विनती करता रहा हूँ फेसबुक, ट्विटर और सरकारी जो अफसर हैं हमारे सीनियर यूपी के, कि माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहिए कि जो लोग फंस गए हैं बाहर उनको वापस लाया जाए बहुत ही सही तरीके से, यानी ट्रेनें चला के और बसों के ज़रिए। इसमें फिगर जो है 10 लाख का, इसमें थोड़ा इजाफा करने की ज़रूरत होगी। 10 लाख मज़दूर जो माइग्रेंट लेबर या प्रवासी मज़दूर हैं वो यूपी के नेशनल कैपिटल रीजन में हैं और तकरीबन 10 लाख ही बिहार के लोग होंगे महाराष्ट्र और नेशनल कैपिटल रीजन में, यानी 20 लाख का फिगर है। 10 लाख यूपी का और 10 लाख बिहार के। सरकार को इस वक्त ये नहीं फ़र्क करना चाहिए कि हम बिहार के लोगों को नहीं लाएंगे, यूपी के लोगों को लाएंगे, क्योंकि जो लोग भी बिहार में जाना चाह रहे हैं वो यूपी से होके ही जाएंगे, तो उनको राइट ऑफ वे देना चाहिए। इसके लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वो उस खर्चे को बेयर करें जो यूपी सरकार उनके लिए रखेगी, उनके मजदूरों के लिए, और उनके आने जाने पे जो खर्चा होगा लॉजिस्टिक में उसका भी बिहार सरकार को शेयर देना चाहिए या भारत सरकार शेयर दे। एक तो ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें यूपी और बिहार का फ़र्क न किया जाए, क्योंकि बिहार के मजदूर किसी सूरत से बिहार नहीं जा सकते जब तक यूपी से न गुजरें, तो उनको भी देख रेख होना चाहिए, वो भी बिल्कुल यूपी के मजदूरों की तरह। अंसारी साहब, दूसरी बात ये है सर, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। आप महीने भर से तमाम प्लेटफॉर्म पे कहते रहे, लेकिन ये तो मानेंगे कि न्यूज़ 18 पर आपने ये बात पहली बार रखी परसों, और अब कल ही एक्शन हो गया इस पर। न्यूज़ 18 पर आपको पहले रखना चाहिए था, बहुत पहले एक्शन हो जाता। बहुत ही गौरवान्वित। मैं एक महीने से मुख्य सचिव जी, अपर मुख्य सचिव होम और डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करता रहा हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री से बात करके उसको मशवरा दीजिए कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं इनको लाया जाए। अब वो बहल फैसला हो गया है, बड़ी खुशी की बात है। सब बड़े काबिल लोग बैठे हैं, उन्होंने जानबूझ के फैसला किया और मुझे बहुत खुशी हो रही। इसमें एक चीज़ ये करने की ज़रूरत होगी कि भारत सरकार से बात करके, माननीय प्रधानमंत्री से बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी ये अनुरोध करें कि इसमें स्पेशल ट्रेनें चला दी जाएँ। ट्रेनों में ज़्यादा लोग आ सकते हैं और बसों में थोड़े लोग आएंगे, और ट्रेनों से ज़्यादा स्मूथ पैसेज हो जाएगा। उसमें 1-1 मीटर का जो फासला रखने का इंतजाम है वो भी किया जा सकता है। यानी ट्रेनों की जो नॉर्मल कैपेसिटी है और बसों की जो नॉर्मल कैपेसिटी है उसमें 1/3 आदमी लाएं तो 1-1 मीटर का हिसाब बड़े आराम से रखा जा सकता है। तीसरी चीज़ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त इनको जब लाएंगे तो जाहिर है कि क्वारंटीन आइसोलेशन वार्ड में रखना ज़रूरी होगा, और जब यहाँ से यूपी से जाएँ बिहार तो बिहार में भी वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड की फैसिलिटी होना चाहिए, उनकी चेकिंग होना चाहिए, हमारे एंट्री पॉइंट पे भी, हमारे एग्जिट पॉइंट पे भी, ताकि ये ना हो कि कोई आदमी जो इन्फेक्टेड हो वो फिर जाके और परेशानी पैदा करे, तो फिर पूरी स्कीम जो है फेल होने का डर है। चौथी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त एकदम से जोश आ जाएगा सारे मजदूरों में कि सबसे पहले उनको भेजा जाए। इसमें कोई ऑर्डर क्रम फॉलो होना चाहिए, चाहे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कर दें, चाहे फर्स्ट कम फर्स्ट गो कर दें, यानी जो मजदूर पहले आ जाता है उसको पहले भेजने का इंतजाम करें, जो बाद में आए उसको बाद में भेजा जाए, या का खा गा के अनुसार लोगों को ले लें, ताकि सबको पता हो। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इनके फ़ोन नंबर से, इनका एक डेटा बना के फ़ोन नंबर से इनकी फैमिलीज़ को बता दिया जाए कि आपके घर के जो मुखिया हैं या मजदूर हैं वो आ गए हैं हमारे यहाँ सूबे में, इस ज़िले में रखे गए हैं, और वो उनका खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा है, कोई फिक्र की बात नहीं, उनके इलाज का इंतज़ाम हो रहा है, और हम उन लोगों को सेफली आपके होम टाउन में भिजवाने की व्यवस्था करें। इससे जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेन है मजदूरों में, फैमिली में, वो घट जाएगा। जी, आपने जो बातें कही हैं, पहले मैं ये साफ कर दूं, जगदीश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं एक्सपर्ट्स से समझ लेना चाहता हूं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। अनीस अंसारी साहब IAS ऑफिसर रहे, और फिर डॉक्टर वली साहब के पास मैं जाऊंगा, लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, मैं जरा एक आंकड़े सरकार ने जो सामने रखे कि 7 से 10 लाख प्रवासी छात्रों को यूपी में लाया जाएगा, और जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है जिलों में शेल्टर होम्स बनाए जाएं, 14 दिन क्वारंटाइन के इंतजाम किए गए हैं, और यह भी कहा गया कि जो पहले से क्वारंटाइन वहां पर रह चुके हैं उन्हीं को पहले लाया जाएगा।
वहां जहां से लाया जाएगा वो उनको वहां पहले क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 दिन। इसके बाद फिर यहां भी 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा। शेल्टर होम में खाने पीने की व्यवस्था होगी, टॉयलेट, पंखे, सैनिटाइजर का इंतजाम होगा। 2 महीने के अंदर करीब 10 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य है। 2 महीने का वक्त रखा गया है इसके लिए। सो चरणों में लाया जाएगा धीरे धीरे। और जब क्वारंटाइन के बाद उनको घर भेजा जाएगा तो साथ में खाने पीने का सामान, राशन का किट और 1000 रुपए ये दे करके उनको घर भेजा जाएगा, ताकि घर पर जाकर के भी उनको तुरंत इन सब चीजों की असुविधा नहीं हो। बट डॉक्टर वाली, क्या मेडिकल फ्रेटर्निटी को चिंता इस बात की हो सकती है कि इतनी बड़ी संख्या में इन्फ्लक्स होगा, आप तमाम चेक पॉइंट्स बना रहे हैं, फिर भी गुंजाइश तो नहीं होगी कि बीमारी और फैल जाए? देखिए, मैंने धारावी का एग्जाम्पल देख लिया। मुझे खुद अपने निजी तौर पर बहुत ज़्यादा चिंता थी कि धारावी में लाखों आदमी मर जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छी बात इन लोगों में ये है कि इन मज़दूरों में बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है। और अगर इनका डिप्रेशन ठीक हो गया और ये नॉर्मल मूड में आ गए तो फिर इनके अंदर और अच्छी वो शक्ति पैदा हो जाएगी। ये मैंने एक चैनल पे बोला था करीब 15 दिन पहले कि बच्चे की तरह से हैं और बच्चों की तरह ये कह रहे हैं कि मम्मी मम्मी मैं घर जाऊंगा। तो वो वाला कहीं जो बॉडी को बचाने का एक इनेट इम्यूनिटी का रोल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इनको डिप्रेशन से निकालना है, इनको इस बात की सिक्योरिटी देनी है कि हम इनको ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये आज़ाद हैं और हम इनके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर इनके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी इनकलकेट हो गई तो इनको कुछ नहीं होगा। और इनको जब भी हम आइसोलेशन में रखेंगे, जो बात शाम मुझसे की गई थी जब आपका प्रोग्राम कंसीव हो रहा था, तो वो यही बात थी कि इतना बड़ा शेल्टर होम, इतने बड़े शेल्टर होम कहाँ कहाँ बन सकते हैं। तो जो जो स्कूल खाली पड़े हैं, स्टेडिया खाली पड़े हैं, बड़ी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, जो अनऑक्यूपाइड फ्लैट्स खाली पड़े हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए और इन लोगों को वहां रखा जाए। और उसके बाद इनको जब अच्छा खाना दिया जाएगा तो फिर इनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और इनके अंदर खुद में भी बीमारी के लड़ने से की जो ताकत है वो बहुत अच्छी है। तो मैं इसमें बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। हालांकि थोड़ा देर से हो रहा है ये काम, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन हमको एक स्कीम और बनानी पड़ेगी इसके बाद कि इनको रिहेबिलिटेट करके जब इनकी दोबारा ज़रूरत होगी काम पे, तो वो ये काम पे इनको कैसे लाया जाएगा, ये भी इसका एक प्लान जो है चार्ट आउट करना पड़ेगा। मेडिकल एतबार से ऐसा कुछ नहीं मैं देख रहा हूँ कि इनको कोई कष्ट होगा या कोरोना से ग्रसित हो जाएंगे या इनमें कोरोना फैल जाएगा, महामारी फैल जाएगी, सडन डेथ्स हो जाएंगी। जी नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये बार बार उठा रहा हूं इस मुद्दे को, डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले जल्दी से आपसे समझ लेना चाहता हूं, क्योंकि आप जैसे एक्सपर्ट मेरे सामने होते हैं तो मेरे सवाल आने लगते हैं सामने। आपने जो बात कही है मैं भी ऐसा महसूस कर रहा हूं। क्या यह सही है कि जो जितना संपन्न तबका है इस वक्त, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं, देश और दुनिया की, वो ज्यादा खतरे में है, उनकी इम्यूनिटी उतनी वीक है? जो जितना नीचे का तबका जिसको हम मानते हैं, जो रगड़ के मेहनत करता है, शारीरिक श्रम करता है, उसकी इम्यूनिटी बेहतर है और वो बेहतरी से लड़ रहा है इस बीमारी से, उसको असर नहीं हो रहा है। क्या ये सही है मेडिकली? हाँ, ऐसा देख रहे हैं हम, और ऐसा देख रहे हैं और ये देख के बाहर के मुल्क बहुत ताज्जुब कर रहे हैं। कल वो जो परसों शख्स चलता जा रहा था जिसकी बच्ची ने रास्ते में दम तोड़ दिया था, उसके मैंने काफ के मसल्स देखे। उस शख्स के एकदम टेक्स्ट बुक पिक्चर, एकदम बढ़िया काफ के मसल्स थे। तो इन लोगों की सेहतें अंदर से बहुत अच्छी हैं। ये हमारा वो मजदूर तबका है जो अपना खून पसीना बहाता है, दिन और रात मेहनत करता है और एडवर्स सिचुएशन में रहता है, रूखा सूखा खाता है और वो अपनी उन लग्जरीज में नहीं रहता। क्योंकि अमेरिका में इस पे आज बहुत काम हो रहा है कि वो लोग पक्का पकाया भोजन ले लेते हैं, मसाले उनके जो है नहीं होते खाने में, उनका खाना जो है जंक फूड होता है, उनका खाना रैक पे और शेल्फ पे रखा हुआ होता है। उनके यहाँ ताज़ी दही का तस्वुर नहीं है घर में बनी हुई का। ये बातें हो रही हैं, ये बिल्कुल एकेडमिक सर्किल्स में ये बातें हो रही हैं कि हमारा खाना, हमारा रहन सहन, हमारा गंदी हवा में सांस लेना, हमारा जो इम्यूनिटी है लेवल बढ़ाता है। और ये सही बात है।
है ये ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे और लगता हम है लोग कि जो कहीं ना आत्मनिर्भरता का कहीं इससे मंत्र बचे हुए हैं जी, कल और इसी प्रधानमंत्री की ने वजह जो से आत्मनिर्भरता योगी जी का और मोदी जी का प्रोग्राम बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो रहा है। जी, अब जो मोदी साहब जी। ने जो आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है उसमें मुझे लगता है कि यह भी शामिल होना चाहिए कि आप अपने काम खुद से कीजिए, हाथ पैर हिलाइए, ज्यादा आप सक्षम जी। रहेंगे आने वाले दिनों में बिल्कुल। ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। लेकिन जगदीश शर्मा जी, पहली बार मैंने देखा बिल्कुल बिल्कुल कि प्रियंका गांधी ने प्रेज किया योगी सरकार का, योगी जी का, कल ट्वीट करके जब मजदूरों को लाने का उन्होंने फैसला किया और निर्देश दिया। क्या ये मान रहे हैं आप कि सारे मजदूरों को वापस लाया जा रहा है और इतने बड़े अभियान को अंजाम दिया जा रहा है? अजय जी, सबसे पहले तो मैं आज आपकी हंसी पर बात करना चाहता हूं। आज राजनीति आपने कर दी। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राहुल प्रियंका गांधी सैनी और डॉक्टर अंसारी भी पहले दिन से कह रहे थे कि मजदूरों को अपने घर लाए। हम बधाई दे देते हैं मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने अच्छा काम करा है। और प्रधानमंत्री से आज भी अपील करते हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के मजदूरों को घर पे लाना चाहिए। ये अच्छी काम है। मजदूर में ताकत है, हिम्मत है लड़ने की, घर में भी काम कर लेगा, पर रोड पे रहेगा तो भूखा मर जाएगा। हम पहले दिन से कह रहे हैं। और बात दूसरी, आज प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री भी कोरोना की गंभीरता को समझ रहे हैं। अभी आप ही कह रहे थे कि 2-2 महीने लगेंगे, शेल्टर हाउस बनाए जा रहे हैं, तो समझिए ये महामारी कितनी गंभीर है। इस पर पहले गंभीर होना चाहिए था। देर है दुरुस्त है, अब भी हम स्वागत करते हैं। और मुख्यमंत्री जी तो शुरू से मैदान में, मैं पहले दिन से तारीफ कर रहा हूं। हमें ऐसे ही नेता देश में चाहिए जो जनता की सेवा में दिनों रात लगा दे। पर उस पर राजनीति आज आपने करी, हमने नहीं करी। बस मैं यही कहना चाहता था आपसे। ओके, क्या राजनीति करती भाई? हंसी आलोक अच्छी अवस्थी लगी जी, मुझे। आलोक अवस्थी जी, आप जी धन्यवाद करूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी। अच्छी बात है, जब अच्छा काम हो तो तारीफ भी करनी चाहिए। और ये जो है एक अच्छी परिपाटी है देश में, और इसका मैं भी समर्थन करता हूँ। लेकिन सीधी सी बात, ये आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही जो श्रमिक या जो गरीब लोग जो खाने से वंचित हो गए, काम से वंचित हो गए, कैसे उनको घर में फ्री में राशन पहुंचाया जाए, कैसे हमने 27 लाख से अधिक लोगों को जो है 1000 रुपया दिया है प्रदेश के अंदर। और अब तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके सामने 2 चीज और रखना चाहता हूँ, क्योंकि काफी बातें आ गई हैं। हमने जो है अब 18,823 ग्राम पंचायतों को के माध्यम से करीब 4,48,000 मजदूरों को काम भी, रोजगार भी दे दिया है गाँवों के माध्यम से, जिससे कि गाँव की अर्थव्यवस्था सुधरना शुरू हो जाए। और हमने करीब जो एक्सप्रेस वे चल रहे हैं वो चालू हो गए, जिससे 10,000 मजदूरों को काम मिल गया है। हम 15 लाख रोजगार और उत्पन्न कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जो मजदूर ये आएंगे चरणबद्ध तरीके से, उसमें उनके लिए भी रोजगार हो, जिससे कि वो अपने कार्य को कर सके। फिलहाल हम तो उन्हीं को लाएंगे पहले जो 14 दिन क्वारंटाइन रह चुके हों, जिनका मेडिकल चेकअप हो चुका हो, उनको हम चरणबद्ध तरीके से लाएंगे। उसको लाने के बाद फिर से उनको हम हर जिले में क्वारंटाइन करेंगे 14 दिन के लिए, और उनका विशेष ध्यान रखेंगे। खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, उनके सारे उनके स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था हम करेंगे। 1,000 रुपया भी देंगे उनको जाते समय, और उनको राशन की पूरी किट भी देंगे। तो सीधी सी बात यह है कि एक बहुत बड़ा ये महामारी का संघर्ष चल रहा है, पूरे देश को इसमें मिलकर लड़ना है। इसमें इस समय हम अपने सारे संसाधनों को हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम स्वायत्त संस्था, तमाम देश के तमाम और हर वर्ग के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। जनता भी सहयोग कर रही है, क्योंकि वो क्वारंटाइन होकर के अपने घर में रह रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि घर जाएंगे तो हमको कोरोना मिलेगा, घर के अंदर हम रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो यही बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये देश साधु संतों का देश रहा है, बड़े बड़े महात्मा का देश रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि विदेशों में जिस तरीके से मृत्यु हुई है, जितने लोग बीमार हुए हैं, हमारा देश बचा हुआ है। आज 5 लाख के ऊपर अगर देखेंगे तो हमारे पास 5 लाख टेस्ट में खाली 22,000 ही आए हैं। उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में 1 लाख, यूके में 1,20,000, इटली में 80,000, इस मात्रा में जो है 5 लाख के टेस्ट पे जो है लोग बीमार हुए थे। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में ये स्तर गिर रहा है, और मुझे लगता है सरकार जल्दी काबू कर ले जाए इस पर। एब्सोल्युटली होगी। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, आपने उठाया मुद्दा कि एग्जिट का, कि फिर वापस जब ये काम पर जाए। मैं उठा रहा हूं मुद्दा कि क्यों नहीं यूपी में इनको एंगेज किया जाए, इनके लिए रोजगार पैदा किया जाए। 15 लाख रोजगार की बात अभी अवनीश जी ने कही, सीएम ने घोषणा की है कि पैदा किया जाए अगले 2 महीने 3 महीने के अंदर। हम यूपी को पावर हाउस क्यों नहीं बनाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए? यहां डेवलपमेंट की जरूरत है, डेवलपमेंट का गैप है, एंड हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इन हाथों को यहीं क्यों नहीं काम?
ये किया जाना चाहिए। इसमें दो चीज़ें तो उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरी सरकारें बड़े आराम से कर सकती हैं। जो मनरेगा और दूसरे फंड हैं जिसमें नए असेट्स बनाए जाते हैं, उसके तहत आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इस वक्त बहुत काम करा सकते हैं। बहुत जल्दी सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी खरीफ के लिए भी, और नॉर्मल सिंचाई होती, इस वक्त सफाई होती है नहरों वगैरह की, कैनाल्स की, तालाबों की सूखे में, तो इस वक्त सफाई वाला काम में इनको लगा दिया जाए तो अंसारी साहब मैं आपको अपडेट कर दूं, आज ही की खबर है, आज ही की खबर है, मैं आपको अपडेट कर दूं कि मनरेगा के जरिए बहुत सारे मजदूरों को उत्तर प्रदेश में आज 2 काम पर लगाया गया है। अभी करीब 4-5 हजार मजदूरों का आंकड़ा अभी तक आया है जिनको पेड़ लगाने और तालाब खोदने, बड़ी खुशी, पेड़ लगाने और तालाब खोदने का काम दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही अच्छा कदम? जी 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 आप बात पूरी करें जी। ये इस वक्त नॉर्मली भी हर साल हम लोग इस सीज़न में नहरों की, बम्बों की और तालाबों की सफाई करते हैं, सिल्ट हटवाते हैं उससे, ताकि चैनल जो हमारा अच्छा हो जाए। ये इस वक्त इस काम को बड़े पैमाने पर ले सकते हैं। इस वक्त खुदाई होती है, गमले वो बनाए जाते हैं, उसके लिए वृक्षारोपण के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, उस काम को ले सकते हैं। बहुत से काम है जिसमें मजदूरों को लगाया जाना चाहिए। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर की बात, खेती की बात, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोज़गार हैंडलूम के और खादी के सेक्टर में है, और हमारी स्टेट बहुत ज़्यादा मालदार है इस हुनर में। सरकार को चाहिए कि जैसे आपको मास्क बनवाने हैं, गमछे बनवाने हैं, जिनका इस्तेमाल कोरोना के ज़माने में बहुत होगा, ये अगर अब हैंडलूम और खादी के सेक्टर में सरकार बनाना शुरू कर दे तो जो लोग स्किल्ड लेबरर्स हैं, जो बुनकर हैं, उनको बड़े आराम से एक काम मिल जाएगा गांव-गांव में। और चूंकि हैंडलूम में बिजली का कोई खर्चा नहीं होता है तो बहुत सस्ते दर पे ये चीज़ बन जाएगी, और गरीबों में और जो लोगों के पास पैसे नहीं उनके पास मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं जी। और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे आप अस्पताल में वार्ड बॉय का यूनिफॉर्म बनाते हैं, नर्सेज के लिए यूनिफॉर्म बनाते हैं, बेडशीट और उसके पिलो कवर बनाते हैं, ये सब हैंडलूम और खादी सेक्टर में बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं। सरकार को चाहिए कि इस काम को शुरू करा दे, ताकि अस्पताल जो अब रिनोवेट होंगे और मजबूत करने पड़ेंगे, स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, उनके लिए सामग्री भी मिल जाए, और मिलों के बजाय हैंडलूम, खादी और पावरलूम सेक्टर से इसको खरीदा जाए। कई लाख लोगों को जो स्किल्ड लेबर है उनको मजदूरी मिल जाएगी अपने वतन में रहते रहते। एक और चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जी, ये सुझाव आया है, अपोजिशन ने, कांग्रेस पार्टी ने ख़ास तौर से सरकार से अपील की है कि इस वक्त चूँकि बेरोज़गारी बहुत फैल गई है, इस वजह से जो गरीब तबका है उसके लिए बेसिक इनकम के तौर पर 7,500 रुपये पर मंथ का डोल दिया जाए, उनको अलाउंस दिया जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा सुझाव है। भारत सरकार को इसमें स्टेट सरकारों की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि खाली राज्य सरकार अपने भरोसे पर इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दे सकती, लेकिन भारत सरकार के पास फंड है, उसको चाहिए कि वो 7,500 रुपये पर महीने के हिसाब से जो बेरोज़गार हो गए हैं मजदूर, यूपी के तकरीबन 10 लाख के करीब मजदूर हैं जो यूपी के बाहर हैं, उन सबको डोल देने की ज़रूरत है। ओके, मैं इस पर आपसे समझना चाहूंगा, आगे मैं आता हूं उस वक्त में कि क्या सीधे ऐसे दे दिए जाने चाहिए पैसे, या काम पैदा किए जाएं और काम के बदले पैसे दिए जाएं, ताकि तरक्की भी हो और उन्हें रोजगार भी मिले, पैसा भी मिले, जीविका भी मिल जाए। रास्ता कौन सा बेहतर होगा, आपसे मैं पूछूंगा। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप जल्दी से? देखिए, अनीस अंसारी जी जो बात कह रहे हैं, मैं उनको बता दूं, करेक्ट कर दूं कि जो उन्होंने खादी ग्रामोद्योग और हैंडलूम की बात करी है, सरकार इस मामले में 10 दिन पहले ही निर्णय ले चुकी है, और उस पर ऑलरेडी जो है उनको मास्क बनाने का काम मिला हुआ है। कपड़ा जो है खादी का प्रयोग किया जा रहा है, और ग्राम विकास विभाग उसमें जो है उस पर काम करके बना करके दे रहा है। तो ये ग्रामीण सेक्टर को जोड़ करके और खादी ग्रामोद्योग को जोड़ करके ये निर्णय सरकार ले चुकी है, जो कि अभी हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ राजनीतिक बातें भी अनीस अंसारी साहब ने कही है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने बात कही है। मैं इस पर यह भी कहना चाहता हूँ, वो एक प्रशासनिक अधिकारी अच्छे रहे, काफी समय तक उन्होंने प्रदेश में अपनी सेवाएं दी हैं। उन्हें पता है कि 7,500 रुपया सरकार नहीं दे सकती है किसी को। हमारे पास, उसके पास मनरेगा के माध्यम से हम काम करा के उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, हम सूडा के माध्यम से यूटिलाइज करा के उनको काम कर सकते हैं, हम किसी न किसी तरीके से मानव श्रम क्या अवसर उत्पन्न कराएंगे और उस माध्यम से हम उनको करेंगे। लेकिन जो है ये राजनीतिक बात जो है अनीस अंसारी साहब कह रहे हैं, तो मुझे बड़ा हैरानी हो रही है। राजनीतिक बात, उन्होंने कांग्रेस का उदाहरण दिया, कांग्रेस को कोट किया। आपको ये लग रहा है कि डॉक्टर अंसारी साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? क्विकली प्लीज, एक छोटा सा। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दें।
जी हाँ, एक तो ये कहना चाहता हूँ कि ये 7,500 रुपये देने का जो तस्वुर है ये राजनीतिक नहीं है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने दुनिया में इसको बेसिक इनकम फंड के नाम से प्रमोट किया है कि जो लोग गरीब तबके के हैं उनको सरकारों की जिम्मेदारी है कि बेसिक इनकम दें। इस वक्त 2 महीने 1.5 महीने काम के बदले या मुफ्त में रोजगार है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? खत्म हो गई, तो ऐसे गरीब तक नहीं, दोनों चीजें काम के बदले भी दीजिए और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो काम करने के लायक नहीं, उनको दीजिए। बेसिक इनकम का तस्वुर ये है कि चाहे आदमी कुछ और इनकम, बस 2 मिनट ज्यादा नहीं, प्लीज देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आप मेरे बीच मत बोले, आप मेरी बात को बाद में कंडेम करिएगा। तो मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि सभी लोगों को जो मजदूर तबके के हैं उनको 7,500 रुपये महीने के हिसाब से बेसिक इनकम सरकार को देने से भारत सरकार को मदद करनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा कि यूपी सरकार या कोई राज्य सरकार इसको संभाल सकती है, लेकिन भारत सरकार को तो कुछ करना ही नहीं, खाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड खरीदना है। बॉन्ड, अच्छा, बस आखिरी बात इसमें मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो ओके, स्लिप्ड, नो प्रॉब्लम। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मजदूरों को जो 1 मिनट, बस 1 मिनट, ये जो खादी का जिक्र किया आपने कि खादी का ऑर्डर हो गए, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ, लेकिन खादी सेक्टर छोटा सेक्टर है, हैंडलूम और पावर को सेक्टर बड़ा है, उसमें ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। और उसमें खादी के सेक्टर में आपको बेडशीट, बेड कवर और यूनिफॉर्म नहीं बन सकते हैं, ये तो हैंडलूम और पावरलूम में ही बनेंगे। इसलिए यूपी सरकार को चाहिए कि इस दायरे को और बढ़ा दें ताकि जो सबसे बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर के बाद हैंडलूम का, वो भी जॉब में लग जाए। बिल्कुल। डॉक्टर वली, मैं जल्दी से आपसे समझना चाहता हूं, समय बिल्कुल कम होता जा रहा है, एक सवाल मुझे कांग्रेस से भी लेना है। डॉक्टर वली, ये क्या हम कोरोना से सीखते हुए, जैसा हमारा इवोल्यूशन हुआ है मशक्कत के जरिए, हमारे डीएनए शेप्ड है मेहनत करने के लिए, नहीं मेहनत करते हैं तो हम कमजोर पड़ते हैं, क्या कोरोना से हम सीखते हुए श्रम आधारित रोजगार ज्यादा पैदा किए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, पैसे भी कमाएं, स्वस्थ भी रहें? बिल्कुल, ये लोगों को तो खाली बैठने की आदत ही नहीं है। हम लोग तो इनको ऐसे ही जानते हैं कि रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं। इनको तो खाली बिठाने का मतलब ये है हम इनको खराब कर रहे हैं, तो इनको काम भी देना है, इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है और इनको मिनिमम रोजगार भत्ता देना है। क्योंकि अमेरिका में इनको बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं, $7,500 दिए हैं और $2,500 दिए हैं। अमेरिका ने वो अमीर देश है, लेकिन हम कम पैसे देके इनसे काम भी ले सकते हैं और इनका हम नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं, मैं एक एग्जाम्पल मैं ये नहीं कह रहा हम दे ही नहीं सकते, लेकिन मैं एक आपको ये काम कह रहा हूं कि वो असंतोष न पैदा हो, इन लोगों में अफरा तफरी न मचे, ये लोग काम से लगे रहें, इनके पेट में भूख न रहे, इसके लिए ये योजनाबद्ध तरीके से इनको काम लेते हुए, इनको भूखा भी न रखते हुए, इनको पैसे मिनिमम वेज गारंटी देते हुए, मनरेगा में भी लगाते हुए ये काम बहुत अच्छा हो गया। अब इस पे विचार करना पड़ेगा खत्म हो गया पे। जी जगदीश जी 10 सेकंड में आप अपनी बात कह दीजिए प्लीज। अजय भाई, मैं आपकी बात से भी सहमत हूं और वली डॉक्टर अंसारी की बात से भी सहमत हूं और अपने अवस्थी साहब की बात से सहमत हूं। हम तो कहते हैं रोजगार दो, वो कभी बैठ के खाना नहीं खाएंगे। अगर रोजगार नहीं दिया जाता तो भारत सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि अपने नागरिक को भूखा नहीं रखना है। जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की तो हमने 15 दिन का घर बैठे पैसा दिया। टाइम आप बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि रोजगार दो, और अगर पैसे देने ही हैं, उस देने के लिए पैसे हैं तो रोजगार के जरिए पैसे दो, मुल्क तरक्की भी करे, काम भी आगे बढ़े, मेहनत भी हो और हम सब एक साथ डेवलप करें। तो ये महाअभियान जो योगी ने छेड़ा है उसके बड़े मायने होंगे। सबसे बड़ा ऑपरेशन अगर पूरा होता है तो यूपी अपने पैरों पे खड़ा होगा और छलांग लगाएगा विकास में, ये भी हम देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।